हेलो गाइस, मैं आप सबों को आज एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर जीके जीएस पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जो कि 2019 में ये पेपर हुआ था और मैं आपको पूरे डिटेल में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसे पहला प्रश्न है जीएस का, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके तो बस जीएसटी का फुल फॉर्म या अर्थ पूछा गया है, तो जीएसटी का मतलब फुल फॉर्म ही पूछा गया है बेसिकली, जिसका मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। चलिए, ये बात तो ही जीएसटी का अर्थ क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारा 1 नंबर जवाब सही है, ठीक है। लेकिन इसे हिंदी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? वस्तु एवं सेवा कर। याद रखिएगा, जीएसटी को जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड क्या होता है? वस्तु और सेवा कर। और इसे भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, रात को 12 बजे। लागू कौन किया? प्रधानमंत्री लागू किए। तो ये जो 1 जुलाई को लागू किया गया था, रात को 12 बजे, ठीक है। और जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी ही हैं। और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और भारत इस साल जीएसटी का सबसे ज़्यादा कलेक्शन दिसंबर महीने में किया था। 2020 के दिसंबर महीने में सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ था भारत में, दिसंबर 2020 में। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है भारत में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, जो पत्तियों में मौजूद हरा रंग होता है वो क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि आम के पेड़ की जो पत्तियां होती है, उस पेड़ में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, जिससे पेड़ अपनी खाना को बनाता है। पेड़ खाना को कैसे बनाता है? पत्तियों के माध्यम से। तो वो पत्तियों में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है, जिसके माध्यम से वो खाना बनाता है। तो हरा रंग किसके कारण से होता है? पेड़ की पत्तियों का। तो क्लोरोफिल के वजह से होता है। अब बात आई यहाँ पे जाइलम, तो इसका सही आंसर क्या हो? क्लोरोफिल हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन में है जाइलम। जाइलम क्या चीज़ है? जाइलम पेड़ में जल को पहुँचाता है। जड़ से जल को तना के हर पार्ट में पहुँचाता है। जड़ से जल को लेता है। जाइलम का काम क्या होता है? जड़ से जल को लेना और पूरे पार्ट में, जो हमारे वृक्ष हैं उसके पूरे पार्ट में जल को पहुंचाना। जड़ से लेके ऊपर तक जल पहुंचता है। और जाइलम का एक दूसरा काम क्या होता है कि खनिज लवण को भी पहुंचाता है। जाइलम पौधे में ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम का काम क्या है? पौधे में पानी को पहुंचाना और खनिज लवण को पहुंचाना। और एक ऑप्शन है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या नाम? फ्लोएम का मतलब क्या होता है? फ्लोएम एक ऐसा चीज़ होता है, फ्लोएम फर्स्ट से फूड, यानी ये खाने को पहुंचाता है। फ्लोएम फूड को पहुंचाता है, यानी पत्तियों से खाने को लेकर शरीर के वृक्ष के अनेक भागों में पहुंचाता है खाना। कौन? फ्लोएम। तो ज से जाइलम और फ से फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है जल पहुंचाना और खनिज लवण पहुंचाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम क्या होता है? तो फ्लोएम फूड पहुंचाता है, फ्लोएम फूड पहुंचाता है। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। शांति के प्रतीक के रूप में हम कबूतर शांति की प्रतीक है। कबूतर शांति की प्रतीक है। कबूतर जो पक्षी है वो उसे शांति की प्रतीक माना जाता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसे हम पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं। और उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो जिसे दिन में दिखाई नहीं देता, जो रात में दिखाई देते हैं, जो केवल रात में ही उड़ सकता है। ठीक है, कौवा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आर्किटेक्ट की जरने की तकनीक पिट्रिया ड्यूरा निम्नलिखित में किस स्मारक में पाई गई? तो पिट्रिया ड्यूरा जो है एक ऐसी तकनीक है जो ताजमहल बनाने में उपयोग किया गया था। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में है और यह यमुना नदी के किनारे है। ये जो ताजमहल है बेसिकली यमुना नदी के पार्ट एक गुजरता है ताजमहल के नीचे नीचे। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ करवाया था। किसके याद में करवाया था? तो अपनी बेगम की याद में कराया था। ठीक है ना, शाहजहाँ अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था।
मुमताज़ महल उनकी बेगम, मुमताज़ उनकी बेगम का नाम था, जिनके याद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। ताजमहल बनने में 20 साल लगे हैं और लगातार इसमें 20,000 मजदूर खटते थे। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट, ताजमहल कहाँ है, यहाँ से और कुछ सीखते हैं। ताजमहल कहाँ है, भारत के उत्तर प्रदेश में है। इंडिया गेट कहाँ है, भारत के नई दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, भारत के मुंबई में। और चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। तेलंगाना में भी हैदराबाद पड़ता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इंडिया गेट भारत के नई दिल्ली में, ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई में है, और चार मीनार भारत के हैदराबाद में है। आगे बढ़ते हैं। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, नमक का रासायनिक नाम NaCl होता है। नमक को हम क्या लिखते हैं, NaCl, और ये सोडियम और ये क्लोरीन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, NaCl। साधारण नमक को ही NaCl बोला जाता है, जिसका फार्मूला होता है NaCl, और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि हमारा ऑप्शन 4 में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। लावनी कौन सी राज्य का लोक नृत्य है, जो लावनी है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। ठीक है। अब उसी तरीके से बहुत जगह के बहुत सारे नृत्य हैं, तो कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम नृत्य के स्पेशल वीडियो आपको करा देंगे। गुजरात का कौन कौन सा है, बिहार का कौन कौन सा है, राजस्थान का कौन है, लेकिन यहाँ पे लावनी पूछा है तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, पुस्तक इंडिया 2020 हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक इंडिया 2020 हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, देश के 11वें राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल जैसे अभी देश के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो हमारे 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक है। इसके पहले हमारे प्रणब मुखर्जी थे, जो कि 2012 से 17 तक थे, और उसके पहले हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 2007 से 12 तक थी। तो उसके पहले जो कार्यकाल था वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 2002 से 2007 तक का था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुस्तक इंडिया 2020 लिखे हैं। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तमिलनाडु में एक नृत्य होता है जिसे हम भारतनाट्यम कहते हैं। भारतनाट्यम कहाँ पे नृत्य होता है, तमिलनाडु में। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। और जो कथक है ना, कथक उत्तर भारत बेसिकली उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का नृत्य है, उत्तर भारत बेसिकली उत्तर प्रदेश। और यहीं पे कथकली रहता तो हमारा जवाब क्या हो जाता, केरल। कथकली कहाँ का नृत्य है, तो केरल का नृत्य है। और कथक उत्तर भारत, कहीं कहीं उत्तर भारत देगा और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश देगा। तो कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का, और कथकली कहाँ का नृत्य है, तो कथकली हमारा केरल का है। और भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम भी एक नृत्य है जो कि केरल का नृत्य है, मोहिनीअट्टम। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखिए, आरती शाह, आप पढ़े होंगे लूसेंट में, आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आरती शाह। फिर पूछ रहे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और यह सतपुरा और विंध्याचल दो पहाड़ियों के बीचों बीच से गुजरती है, और यह रिफ्ट वैली का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती है। और ये अपने मुख पे डेल्टा ना बना के एस्च्यूरी बनाती है। एस्च्यूरी को ही हिंदी में हम ज्वार नदमुख कहते हैं। और ये कहाँ गिरती है, अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो यही पूछा गया था, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। 3 प्रकार की क्षेत्र होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है। कृषि हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। तो ये कौन सा हो गया? कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र। और इंडस्ट्री जो भी होती है वो सेकेंडरी में आता है, और जो सर्विस क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? भारत में जो मेन जो हमारा लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो झारखंड नाम सुने होंगे आप, झारखंड में सबसे अधिक लौह अयस्क पाई जाती है। तो ये बेसिकली झारखंड और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसमें लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया? जो बेस्टिल जेल पे जो जनता ने हमला किया था वो क्यों हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति। बेस्टिल जेल पे जो हमला हुआ तो वो कौन सा वहाँ पे जो घटना जन्म लिया? तो वहाँ से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। बेस्टिल जेल पे जब घटना मतलब हमला हुआ तो वहाँ से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। आगे देखते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3। अगर यहीं पे आरएनए का पूछते हैं तो आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा क्या होता है? आरएनए का पूरा नाम पूछ दिया तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो नागपुर में हुई थी। और जिस नागपुर में बैठक हुई थी 1920 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की 1920 में बैठक कहाँ हुई थी? नागपुर में बैठक हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं 41 नंबर। डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, इस एशिया की ज्योतिपुंज के रूप में हम किसको बोलते हैं? एशिया के ज्योतिपुंज हमारे गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है, जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जिनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? केवल बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही केवल बुद्ध के नाम से जाना जाता है। हमारा सही जवाब है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर को हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और इस जांघ की हड्डी में ही शरीर का सबसे अधिक रक्त बनता है। रक्त का निर्माण शरीर के जांघ की हड्डी में ही होता है। जांघ की हड्डी खोखली होती है जिसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे, टिबिया एक ऐसी हड्डी होती है जो कि पैर में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी को बोला जाता है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए, ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2018 की करंट अफेयर की क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछने की संभावना ना के बराबर है, बल्कि फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसका जवाब देख लीजिए। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका का जो गृह युद्ध हुआ था वो 2009 में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतः जो अंदर होता है, जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। जो लार ग्रंथि हैं जैसे एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है,
जबकि जो हमारा लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो थाइमस पिनियल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, जबकि लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत देश का सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है। अगर यहीं पे बात किया जाए कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो पूछा क्या गया है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य मतलब क्षेत्रफल। बेसिकली अगर कुछ ना दे, छोटा बड़ा पूछे तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, और जनसंख्या के आधार पर जब पूछेगा तो प्रश्न में जिक्र करेगा कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी राज्य या छोटी राज्य। और डायरेक्ट पूछ ले तो क्षेत्रफल के आधार पर ही पूछ रहा है। तो भारत देश की सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य है और पंजाब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में जो रजत पदक जीती, जिसे हम सिल्वर मेडल के नाम से जानते हैं, ये पहली महिला कौन बनी? पीवी सिंधु सबसे पहले ओलंपिक में रजत पदक भारत की महिला जीती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन जैक्स एक प्रसिद्ध डैश था। तो जीन जैक्स एक प्रसिद्ध क्या था? चिंतक था। एक चिंतक था, चिंता करने वाला। जीन जैक्स सबसे एक प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय जनतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, वित्तीय आपातकाल की किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार है। नहीं, जब आपके देश में आपातकाल लगेगा तो आप देश पे कब्जा कर लेंगे। ये हमारी भारतीय जनतंत्र का सही उदाहरण नहीं है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान का आदेश देना। अच्छा, लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उसे भुगतान का आदेश कौन देता है? गवर्नमेंट थोड़ी देगा। हाँ, जब लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उसे सब्सिडी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ छूट दिया जाता है, कुछ सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन पूरा भुगतान नहीं किया जाता है। जनतंत्र में नहीं लिखा गया है, ये भी गलत है। 4 नंबर देखिए, सेना को देश पर शासन करने की अनुमति। भारत में ऐसा नहीं है कि सेना देश पे शासन करेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। हाँ, लोग अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। लोग किसको नेता बनाना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये भारत जनतंत्र हमें सिखलाता है। तो हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, इसलिए हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोगों को अपने प्रतिनिधियों चुनने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ 1991 में टूटा था। तो गाइस, मैंने पूरे मेहनत से SSC GD प्रीवियस ईयर का एक पेपर GS का कंप्लीट किया, जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। बहुत ही मेहनत से बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कहीं हमसे कमी हो या कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत हो कमेंट करें, या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।